Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Wais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ नीट काउंसलिंग के बारे में, जिसमें चाहे आप BMS में एडमिशन लेना चाहते हो, BHMS में, BOMS में, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती है काउंसलिंग, कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप पहली बार काउंसलिंग के बारे में जान रहे हैं, यानी आपको कुछ भी नहीं पता है काउंसलिंग के बारे में, तब भी इस वीडियो को देख के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूँगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने 10+2 यानी 12th क्लास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपने पास किया हुआ होना चाहिए। और इसकी अगर नीट एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 50% हैं या PH हैं तो 45% इसका 12th क्लास में आपका होना चाहिए। और OBC, SC, ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 40% और PH में भी यहाँ पर 40%। मैथमेटिक्स से जो स्कोर है वो कंसिडर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो PCMB वाले होते हैं, तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्रीगेट ही यहाँ पर देखा जाता है। वो मिलाकर आपका जनरल कैटेगरी में 50% से ऊपर और कैटेगरी यानी OBC, SC, ST में 40% से ऊपर होना चाहिए, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोअर एज लिमिट 17 साल है, उससे कम नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी आपने नीट का फॉर्म भरा होगा। मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है। फिर दूसरी एलिजिबिलिटी आती है, वो है नीट के मार्क्स की बेस पर, यानी नीट के अंदर कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो नीट में आपके क्वालिफाइड मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, क्वालिफाइड आप होने चाहिए। अब क्वालिफाइड मार्क्स इस साल के लिए कितने हैं, अभी इसका कोई भी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं है कि इतने मार्क्स पर आएगा, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड है वो है कि 100 नंबर से लेकर 130 नंबर के बीच में कट ऑफ जो है रह सकती है, जिसमें जो अनरिजर्व्ड और EWS वाले हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी और OBC, SC, ST वालों की कम रहेगी। फिर भी आप मान के चलें 100 नंबर से 130 के बीच में रहेगी। जब रिजल्ट आ जाएगा इसका आपको पता चल जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड हैं तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आता है नीट काउंसलिंग के अंदर कौन कौन सी काउंसलिंग होती है और किस किस कोर्स के लिए होती है। तो टोटल यहाँ पर नीट काउंसलिंग के अंदर 3 काउंसलिंग रहती है। पहली है MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए। दूसरी है BAMS, BHMS, BOMS के लिए और BSMS भी इसमें कोर्स है। तीसरी होती है यहाँ पर वेटनरी के लिए। अब क्योंकि वेटनरी के जो कॉलेजेस हैं वो हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ स्टेट में हैं और काफ़ी कम कॉलेजेस भी हैं। तो यहाँ पर मेनली हम MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज यानी BAMS, BHMS, BOMS एंड BSMS के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसमें हर एक के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला जैसे MBBS, BDS की काउंसलिंग है वो 2 काउंसलिंग के थ्रू होती है। पहली है ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होगी। इसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में जो उस स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर 15% सीट्स हर एक स्टेट के अंदर फिक्स्ड हैं कि उस पर कोई भी स्टूडेंट आकर एडमिशन ले सकता है। कुछ स्टेट होते हैं ओपन स्टेट प्राइवेट में और कुछ स्टेट होते हैं क्लोज स्टेट। जैसे यूपी क्या एक ओपन स्टेट है, तो यूपी के प्राइवेट MBBS कॉलेजेस में कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी स्टेट के रहने वाला हो, डायरेक्टली आके पार्टिसिपेट कर सकता है और कॉलेज ले सकता है। लेकिन कुछ स्टेट क्लोज स्टेट होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ फिक्स्ड परसेंटेज होती हैं सीट्स की, जहाँ पर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की जो सीट्स हैं वो उसी स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये स्टेट वाइज रूल्स वेरी करते हैं। अभी डिटेल में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। उसी तरह से BAMS, BHMS, BOMS एंड BSc नर्सिंग में भी है ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग AACCC, ये ऑल इंडिया लेवल पर होती है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस इसमें आते हैं, कितनी सीट्स आती हैं वो भी डिस्कस करूँगा। उसी तरह से यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग होती है जिसमें आपकी गवर्नमेंट की 85% सीट्स आती हैं और प्राइवेट की 100% सीट्स। किस काउंसलिंग में कितनी सीट्स आती है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और ऊपर अभी BSc नर्सिंग को यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर BSc नर्सिंग जो है उसकी पूरी की पूरी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में भरी जाती हैं। स्टेट कोटा की अलग से BSc नर्सिंग की नहीं होती है, जैसे से MBBS और BDS की होती है उस तरीके से। BSc नर्सिंग की जो भी सीट है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल इंडिया के थ्रू भर दिए जाते हैं। बाकी कुछ सीट्स हैं जो स्टेट में भी जाती हैं, वो हर एक स्टेट का अलग अलग है, क्योंकि हर एक स्टेट में BSc नर्सिंग की सीट्स है भी नहीं और हर एक स्टेट का एडमिशन प्रोसेस अलग है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऑल इंडिया वाले जो BSc नर्सिंग की सीट है उसको हम डिस्कशन करेंगे। अब बात आती है कि MCC काउंसलिंग यानी MBBS और BDS में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कोर के हिसाब से अभी तक आपने चेक कर लिया होगा आपका स्कोर कितना आ रहा है और आप एक्सपेक्टेड हैं
कॉलेज पाने के या नहीं, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं। हालांकि इसका एग्जैक्ट आइडिया जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आपको लगेगा, उस टाइम पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि कितनी रैंक वाले सेफ हैं और उनको काउंसलिंग करनी चाहिए। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि हर एक अपडेट पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप लोग पूरी काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशंस, प्रोसेस पूरा बताया जाता है और उसका प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जिसमें गोल्ड प्लान का प्राइस 5000 है, प्लेटिनम का 10000। अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो 3000 एंड 7000 में रेस्पेक्टिवली ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सही लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमसीसी काउंसलिंग के अंदर जो कि ऑल इंडिया की है, पूरे इस इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि नीट क्वालिफाइड हैं। इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्या क्वालिफाइड स्कोर है, 100 से लेकर 130 के बीच में रह सकता है। अभी रिजल्ट नहीं आया तो एक्सपेक्टेड ये मार्क्स हैं। डोमिसाइल फ्री है, यानी किसी भी स्टेट के आप स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कौन कौन सी सीट्स आती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, यानी ऑल इंडिया कोटा के अंदर कौन कौन सी सीट्स आती हैं। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो गवर्नमेंट की पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के और बीडीएस के, उसकी जो 15% सीट्स हैं वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी, पहली चीज़। दूसरा, 100% एमबीबीएस बीडीएस की सीट बीएचयू ओपन, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट है वो 100% ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी। फिर एम्स की ओपन है, यानी जितने भी एम्स है पूरे इंडिया के अंदर उनकी 100% सीट सब की सब ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। जिपमर ओपन की सीट जितनी है, जिसमें पौंडीचेरी और कराईकल, वो भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। एएमयू ओपन की सीट, क्योंकि एएमयू में जो टोटल सीट्स हैं वो 150 हैं, जिसमें से 75 इंटरनल हैं, 75 एक्सटर्नल के लिए हैं। तो जो एक्सटर्नल वाली हैं, यानी जो ओपन सीट्स हैं, और उनका अलॉटमेंट जो है एनआरआई और ओपन सीट्स पर होता है, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। बाकी जो इंटरनल सीट्स हैं वो भी ऑल इंडिया से भरी जाएंगी, लेकिन वो फिक्स हैं इंटरनल स्टूडेंट के लिए। क्या होता है इंटरनल का मतलब, ये भी मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। फिर ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स आएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू की और आईपीयू की, जिसमें वीएमएमसी, एबीवीआईएमएस, एसिक डेंटल, इन सब की सीट्स इंक्लूडेड हैं। जामिया की जितनी ओपन सीट्स हैं बीडीएस के लिए, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो भी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी। 15% ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी एसिक की सीट्स हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी। अब इसमें जो बाकी की 85% सीट्स हैं, जैसे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसमें 15% किसके अंदर आ गई, ऑल इंडिया के अंदर। बाकी की जो बची 85% है वो कहाँ जाएंगी, स्टेट कोटा के अंदर। उसी तरह एसिक की 15% ऑल इंडिया में आ गई, बाकी की 85% कहाँ जाएंगी, स्टेट कोटा में, यानी उस स्टेट के जो रहने वाले कैंडिडेट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दिल्ली और आईपीयू के अंदर भी यहाँ पर इसी तरीके से 15% ऑल इंडिया में आ गई, आप किसी भी स्टेट के हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की 85% सीट्स में आप उसी स्टेट के रहने वाले होने चाहिए, या वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उस स्टेट काउंसिल के थ्रू। फिर आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनकी 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जाएगी। तो पूरे इंडिया में जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा एमसीसी से भरी जाएंगी, वो भी मैं डिटेल नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बाकी फिर इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की जाए तो एससी का 15% है, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%, पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल एनएमसी के हिसाब से 5%। ठीक है, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही भरी जाएंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनकी 100% सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, लेकिन इसमें रिजर्वेशन अलग अलग है हर एक कॉलेजेस का। जैसे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हैं एलएचएमसी, यूसीएमएस, एमएएमसी और एमआईडीएस, उसमें 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और बाकी के 85% स्टेट कोटा में जाएंगी, यानी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू ही होगी। 15% सीट्स ऑल इंडिया के स्टूडेंट भरेंगे और बाकी के 85% सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट रिजर्व होंगे उनके लिए। वो फॉर्म में उस टाइम पर पूछ लिया जाता है कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है कि नहीं है, तो वो काउंसलिंग के टाइम पर आप ये फिल करते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो है यहाँ पर फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री यानी बीडीएस, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इसकी भी 100% सीट्स एमसीसी के थ्रू भरी जाएंगी। फिर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं वीएमएमसी, सफदरगंज, एबीवीएम यानी अटल बिहारी और आरएमएल, एसिक, डेंटल, इन सब की सीट्स भी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से भरी जाएंगी, जिसकी 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट के लिए और बाकी के 85% रिजर्व्ड हैं सिर्फ स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए। फिर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आ रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे दिया, जो मैंने बताया ऑल इंडिया कोटा में 50% जाएंगी और 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है, जिन्होंने वहाँ से 11th एंड 12th किया है या वहाँ पर दिल्ली का उनके पास डोमिसाइल है। जामिया मिलिया इस्लाम में अलग अलग सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बीडीएस का, जैसे जनरल में 20 हैं, पीडब्ल्यूडी की 3 है, मुस्लिम की 15 हैं, मुस्लिम वुमेन 5, मुस्लिम ओबीसी
4, मुस्लिम एसटी 1, जामिया इंटरनल 2 और टोटल सीट्स यहाँ पर 50 हैं। मतलब यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह की सीट्स हैं, एक है एएमयू ओपन सीट्स प्लस एनआरआई, यानी इसमें पूरे इंडिया के कोई भी स्टूडेंट हो अप्लाई कर सकता है, और दूसरी है एएमयू इंटरनल सीट, यानी जिन्होंने एएमयू से रह के 11th एंड 12th किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर पूछा जाता है क्या आप एएमयू के रहने वाले हैं, मतलब एएमयू से आपने पढ़ाई की है 12th की। अगर आप येस करते हैं और जो भी वहाँ से 12th किया वो 3 साल के लिए उसके लिए एलिजिबल होता है इंटरनल कोटा के लिए, ठीक है। बाकी डिटेल जो है आप इसके ब्राउज़र से पढ़ सकते हैं। फिर बीएचयू की बात आती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी 100% सीट्स ओपन सीट्स हैं, यानी डोमिसाइल फ्री है। पूरे इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं 100% सीट्स के ऊपर। फिर अगली जो बात आती है वो है एफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। तो इसका सेपरेटली अलग से काउंसलिंग नहीं होना है, लेकिन जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग में पहले ही देना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, क्या आप एफएमसी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर उस पर यस क्लिक करेंगे तो उसका कुछ दिन के बाद जो है इसका रिजल्ट एमसीसी वाला एफएमसी वाला ऑफिशियल जो एफएमसी की वेबसाइट है वहाँ पर निकाल दिया जाता है कि ये कैंडिडेट्स हैं। फिर उनका जो है एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, वो सेपरेट प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन जो है पहले आपका एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। तो आपको पहले एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की बात आती है, तो जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं और आईपीयू से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं नर्सिंग वाले, उनकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स भरी जाएंगी। बाकी कुछ आईपीयू के ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईपीयू खुद से कराता है, तो इसका जो है पिछले 2-3 साल से बीएससी नर्सिंग का जो रूल्स रेगुलेशन है हर साल चेंज हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ़ कॉलेजेस भी चेंज हो जाते हैं। पिछली बार अलग थे, उससे पहले अलग थे और उससे पहले अलग थे। इसका सेपरेट नोटिफिकेशन आता है जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले कि ये कॉलेज हैं, इनके अंदर इतनी सीट्स हैं, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब बात आती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पार्टिसिपेट करना कहाँ पर है। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, आप चाहे किसी भी स्टेट में लेना चाहते हो, और उसमें भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। ऑल इंडिया में लेना है तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं, उसमें क्या सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता दिया। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग में, वो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की उसी पे करना होता है। जैसे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग का आपको एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर करना होगा, और ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग की बात की जाए तो आयुष के पोर्टल जो AACCC का है उस पर जाकर करना होगा। और अगर किसी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस स्टेट की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा और इसी चैनल पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन के बाद। अब रजिस्ट्रेशन मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मतलब पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर वहाँ पर फीस सबमिशन करेंगे, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग का टाइम आता है, आप कॉलेजेस का सिलेक्शन करेंगे यानी चॉइस फिलिंग करेंगे। और पूरी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूँगा तो वो होता है चॉइस फिलिंग। आप कॉलेजेस को कैसे फिल कर रहे हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये आपके मार्क्स से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है। अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको गलत कॉलेज भी मिल सकता है, और कई बार हो सकता है आप कॉलेज पाएँ ही नहीं। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस फिर उसके बाद होगा, आपका रिजल्ट आएगा। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं काउंसलिंग में, या तो आपको कॉलेज मिल गया या फिर नहीं मिला। अगर कॉलेज आपको मिल गया तो आप उसको ले सकते हैं कॉलेज में रिपोर्ट करके, और काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, यानी आप उसमें पढ़ना शुरू कर देंगे। या फिर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया यानी रिपोर्ट कर दिया, और फिर आप चाहते हैं कि उससे अच्छा कॉलेज कोई मिले तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना होता है अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो। या फिर आप उस कॉलेज को डिनाई कर सकते हैं, यानी मैं उसमें एडमिशन भी नहीं लेना चाहता, आप सेकेंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेंगे। उसी तरह से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकेंड राउंड में अपने आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में स्टेप बाइज प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है एमबीबीएस और बीडीएस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का। तो सबसे पहला स्टेप क्या आपका कि आपको न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स जो आपने नीट के फॉर्म में भरी थी, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपके माता पिता का नाम, आपका रेसिडेंस, आपका 11th-12th की डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है, और फिर आपको अपना फॉर्म जो है सबमिशन करना होता है। पर्सनल डिटेल सबमिट करने के बाद आपका जो अगला स्टेप आता है वो है आपका फ़ीस भरना। काउंसलिंग की फ़ीस होती है, जी हाँ, हर एक काउंसलिंग की अलग अलग फ़ीस होती है। इसमें 2 टाइप की फ़ीस है, एक है रिफंडेबल और दूसरी है नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस यानी वो वापस नहीं आएगी, और रिफंडेबल मतलब आपकी काउंसलिंग खत्म होने के बाद वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। नॉन रिफंडेबल फ़ीस ऑल इंडिया कोटा 15% की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व्ड में 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। SC, ST, OBC, PWD में 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई करें तो आप किसी भी कैटेगरी की हो, आपको 5000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा। डीम्ड कॉलेज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से भरी जाएंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में कॉलेज हो। फिर आता है रिफंडेबल फ़ीस।
यानी जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वो पैसा आपका काउंसलिंग सही से अगर आपने की, कोई गलती नहीं की, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। कई केस में ऐसा होता है कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली जाती है अगर आपने सही से काउंसलिंग नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो आप एडमिशन नहीं लेना चाहते और अगर उस राउंड के अंदर फ्री एग्जिट नहीं है, यानी आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसको छोड़ के अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाती है, वापस नहीं आती है। उस केस में जो सिक्योरिटी अमाउंट है आपका जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो कॉलेज मिला, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, यानी पूरा सही से आपने प्रोसेस किया, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है काउंसलिंग खत्म होने के 2-3 महीने बाद में आ जाता है। अनरिजर्व के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है 10,000 है। SC, ST, OBC, PWD के लिए 5,000। ये किसके लिए है? गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, चाहे MBBS के लिए करो चाहे BDS के लिए करो। लेकिन अगर आप डीम्ड कॉलेजेस के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। यही अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीम्ड के अंदर ही आप गवर्नमेंट कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कोई जनरल कैंडिडेट है और वो डीम्ड और अनरिजर्व दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो सिक्योरिटी अमाउंट उसको 2 लाख ही सिर्फ जमा करना है, 2,10,000 नहीं करना। ठीक है, और जितना भी अमाउंट आप जमा करेंगे काउंसलिंग खत्म होने के बाद वापस आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद अपनी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद आपका जो अगला स्टेप आता है काउंसलिंग के अंदर वो होता है कि आपकी चॉइस फिलिंग करना। जो भी कॉलेजेस होते हैं उसमें आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चाह रहे हैं, दूसरे पे कौन सा चाह रहे हैं, तीसरे पे कौन सा चाह रहे हैं। आपका अलॉटमेंट उसी बेस पे होगा कि आपने चॉइस फिलिंग कैसी की है और कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रही है, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो चॉइस फिलिंग का जो आप प्रिंट ले लेंगे और फिर उसके बाद सीट का अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उसमें आपका रोल नंबर, आपका नेम प्रेजेंट होगा अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर रिपोर्ट करना होगा, यानी एडमिशन लेना होगा। और जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आदमी का जो आपका प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सेम प्रोसेस है, बस आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं। सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही दे चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, इस पर डिटेल में वीडियो जो है कल को बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी करके रखना चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर मोटी मोटी बात की जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नीट का आपका एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। उसके साथ ही आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यूज़ किए थे वही सेम फोटोग्राफ होने चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपका रिजल्ट आएगा आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, सेम आपको लेकर जाना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पेन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके साथ ही आपका कोई स्पेशल रिजर्वेशन है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। SC ST में कोई भी डेट का हो, पुराना हो चल जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में बेटर है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, हालांकि हिंदी में भी हो तो चल जाएगा, लेकिन साउथ के जो कॉलेज हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर उसकी कॉपी आपको बनवानी पड़ती है। OBC सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। दूसरी बात, ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल वाला होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन स्टेट कोटा में अगर आप OBC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेट वाला आपका जो सर्टिफिकेट है OBC का वो होना चाहिए। वही SC और ST के लिए भी सेंट्रल में सेंट्रल वाला रहेगा और स्टेट में स्टेट वाला रहेगा। एक और चीज़, OBC और EWS जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन इस साल आएगा तब हम बता देंगे। बाकी पिछले 2 सालों में ऐसा ही हुआ है कि जिस साल काउंसलिंग होती है उसके 1 अप्रैल के बाद का ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। तो अगर आपने पहले से बनवा रखा था तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो ये तो हो गया प्रोसेस मोटा मोटा डिटेल में MBBS और BDS के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगर आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं BAMS, BHMS एंड BOMS के लिए, तब काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। तो लास्ट ईयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आयुष काउंसलिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, ये ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का मैं पहले बता रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन सी सीट्स आती हैं सबसे पहले मैं वो बता दूँ आपको। तो इसमें जो सीट्स आती हैं वो हैं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं किसी भी स्टेट में, उसकी जो 15% सीट्स हैं उसमें आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन मिलेगा। आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी काउंसलिंग के किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, आप ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AACCC के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बाकी की जो बची हुई 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, वो कहाँ जाएंगी, वो उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं और उसी स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। बाकी 100% BHU बनारस, यानी BHU बनारस की जो 100% सीट्स हैं BMS की, वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी, यानी डोमिसाइल फ्री हैं, आप किसी भी स्टेट के हो अप्लाई कर सकते हैं। 100% सीट्स ITRA जामनगर, ये भी AACCC से भरी जाएंगी। 100% BMS सीट्स NIA जयपुर राजस्थान, ये भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। 100% BMS की सीट NIA पंचकुला, ये भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। और 100% BHMS की सीट्स NIH कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में, उसकी भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। 100% UG BAMS, BSMS, BUMS एंड BHMS की जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी डीम्ड कॉलेजेस की जो सीट्स हैं 100% वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। डीम्ड कॉलेजेस क्या होते हैं, प्राइवेट की तरह होते हैं, बस यहाँ पर जो ये ऑल इंडिया कोटा
कि जो मिनिस्ट्री है वो ऑल इंडिया के अंदर में आते हैं, लेकिन जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो स्टेट के अंदर में आते हैं। और जो स्टेट के कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले, उनकी 100% सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाती हैं, चाहे आप MBBS PDS की बात करें या फिर आयुष काउंसलिंग की बात करें। 100% सीट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस की हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। कुछ स्टेट ओपन स्टेट होते हैं जैसे यूपी, तो यूपी में BAMS, BHMS, BUMS में भी आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों आकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टेट प्राइवेट मतलब क्लोज्ड भी होते हैं जैसे कर्नाटका, तो वहाँ पर सिर्फ 15% सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर आप दूसरे स्टेट के अगर रहने वाले हैं तो कर्नाटका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। बाकी के 85% जो है वहाँ पर फिक्स होती हैं कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए। 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा की ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। बाकी की 50% जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BUMS यानी AMU BUMS की, वो भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। बाकी की 50% यहाँ पर रिजर्व है इंटरनल कैंडिडेट के लिए। उसी तरह से 50% BMS BHMS की सीट NIH शिलोंग और मेघालय के अंदर, ये भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। और AIQ की सीट जो B फार्मा ITRA जामनगर में है गुजरात के अंदर, उसकी भी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में कौन कौन सी सीट्स आएंगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो स्टेट काउंसलिंग से करेंगे, और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की 85% जो सीट्स हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। 15% जो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। या आई थिंक आपको डिटेल में पता चल गया होगा। अब जो काउंसलिंग का प्रोसेस है यहाँ पर भी सेम रहता है। क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपके सामने स्टेप वाइज प्रोसेस। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होती है। कितनी आपकी लगेगी अभी मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, सीट का अलॉटमेंट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद सेम प्रोसेस होता है, या तो आप उसमें एडमिशन लेंगे, लेने के बाद या तो आप उसमें अगर उसी से संतुष्ट हैं तो वहीं पर पढ़ना शुरू करेंगे और काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे अपने आप। या फिर आप उससे अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन में जाएंगे, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। उसी तरह अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं लेंगे, डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। या अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस केस में भी डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब सेम प्रोसेस जैसे ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग MBBS BDS का है, उसी तरह से सिर्फ यहाँ पर फीस अलग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है लास्ट ईयर जो फीस लगी थी ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में, नॉन रिफंडेबल फीस, यानी जो आपकी वापस नहीं आएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑल इंडिया कोटा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो पैसा आपका लगेगा, अगर आप अनरिजर्व्ड EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, या फिर SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट की तरह होता है ऑल इंडिया में, वो आपकी हर एक कैटेगरी के लिए 5000 रुपये जमा करना होगा। ये दोनों अमाउंट ही आपको जमा करने हैं, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। क्या है सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल, ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हर एक कैटेगरी का 20,000 रुपये है, जो कि काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आप सही से करते हैं तो वापस आ जाएगा काउंसलिंग खत्म होने के 2-3 महीने बाद। डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये 50,000 लगेगा, ये भी आपका रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा पूरा प्रोसेस अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग कर रहे हैं तो। बाकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा हर एक काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन का। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।